समानता क्या, कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सभी साहित्य के छात्र हैं यहाँ, मेरी प्यारी छात्राएं हैं यहाँ, और आप सभी हैं। साहित्य किसी न किसी रूप में सबसे जुड़ा है और सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। सिर्फ कुशल साय की ये पंक्ति है कि साहित्य समाज का दर्पण है, अर्थात समाज में जो कुछ भी हम देखते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं, उसे हम साहित्य एक माध्यम देता है उसे प्रकट करने का। साहित्य हम सभी को एक मंच प्रदान करता है कि हम अपनी बात को रख सकें। दूसरा है कि जनतंत्र क्या है। जनतंत्र एक ऐसी व्यवस्था जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है। 3 शब्द हैं: आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। अब बात यह है कि साहित्य इन तीनों से कैसे जुड़ा है। साहित्य में आर्थिक समानता या आर्थिक न्याय की बात किस तरह कही गई, राजनीतिक न्याय की बात किस तरह कही गई और सामाजिक न्याय की बात किस तरह से कही गई है। अगर हम साहित्य और जनतंत्र दोनों में देखें तो हम ये समझते हैं कि सामान्य रूप से वही स्वीकृत है जो समानता की बात करता है, चाहे वो राजनीतिक समानता हो, आर्थिक समानता हो या फिर सामाजिक समानता। समाज में भी वही मान्य है और साहित्य में भी वही मान्य है। प्रसिद्धि उसी को मिली जिसने इन सब की समानता की बात की, जिसने एक स्वर से ये कहा कि हमारे समाज में समानता होनी चाहिए। प्रश्न ये है कि किस रूप में कहा और हम किस रूप में ले रहे हैं। बहुत सारे साहित्य का, जितने भी साहित्य आप पढ़ लीजिए जिसमें जनतंत्र की कल्पना की गई है, मुझे लगता है कि प्रश्न ये है कि क्यों साहित्यकारों के लिए जनतंत्र का जो आदर्श है वो राम राज्य है। क्यों आज तक जितनी भी जनतंत्र की व्याख्या साहित्य में की गई वो आदर्श रूप में एक राम राज्य ही आता है, जबकि हमारे सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और उसी संविधान के आधार पर ये समाज, ये देश आज इस रूप में है, प्रगति कर रहा है और विश्व में बहुत अपनी मजबूत उपस्थिति उसने दर्ज की है जो आज़ादी के बाद। लेकिन हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में उसको केंद्र में रख करके क्यों नहीं रचना हुई? क्यों जब भी हम जनतंत्र की बात करते हैं तो अंबेडकर एक नायक के रूप में नहीं है? ये मेरी तीसरी नौकरी है और चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ी रही हूँ तो हमेशा अंबेडकर जयंती में रहती हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ कि जब भी मैं अंबेडकर जयंती में होती हूँ तो एक बात हमेशा सामने आती है और ये आती है कि अंबेडकर को बनाने वाला भी तो इस जाति का शिक्षक था। मैं जाति का नाम नहीं लूंगी लेकिन ये है। अब समझना हमें ये है कि अंबेडकर को बनाया किसी जाति विशेष ने नहीं, एक शिक्षक ने। एक शिक्षक ने जो ये जानता था कि शिक्षक होने का अर्थ क्या है, जो जानता था कि शिक्षा जाति में बंधी नहीं है और उसने केवल अपने शिक्षक होने का कर्तव्य निभाया था। और उसने अंबेडकर को, बाबा साहेब को अपना वो कहते हैं आप सहायता किए, उन्हें मार्ग दिखाया और अंबेडकर ने बहुत बड़ा नाम किया, हम सब जानते हैं। और मैं समझती हूँ कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ या आपके सामने हूँ तो निश्चित रूप से भीमराव अंबेडकर के कारण ही हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं हूँ। हमारे समाज में एक सोच है कि अरे हम तो स्त्रीवादी के समर्थक हैं क्योंकि हम अपने घर की स्त्रियों को पढ़ाते हैं। स्त्रियों को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आप हैं कौन हमें पढ़ाने वाले? हमें पढ़ने का अधिकार तो संविधान ने दिया है, ये हमें समझना है। अभी संजीव जी ने प्रस्ताव रख रहे थे, उन्होंने कहा अस्पृश्य महिलाएं। क्या कहा था आपसे? मैंने सुना शायद, खैर जो भी है जी, 1942 के जी बिल्कुल प्रस्ताव में था अस्पृश्य महिलाएं। यही मैं कह रही हूँ कि यही समझने की बात है कि महिलाएं कैसे अस्पृश्य हैं। जो भी वो काम कर रही हैं क्या केवल वो अकेले कर रही हैं? अगर कुछ भी समाज में गलत होता है एक स्त्री के साथ, नजरें नीचे महिलाओं की क्यों होती हैं?
ये समाज क्यों उन्हें मजबूर करता है, और ये समझना आपको है, हम स्त्रियों को। सर उस समय व्याख्यान दे रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मानसिक गुलामी की बात कही कि स्त्रियों को लगता है कि अरे मेरे घर से मेरे को पढ़ने को दिया, कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात ये नहीं है कि उन्होंने पढ़ने दिया, कितनी बड़ी बात ये है कि वो पढ़ने नहीं देते हैं आपको, क्योंकि उनका हक नहीं है कि आपका ये अधिकार हो छीन लो। ये समझने की जरूरत है। बात करते साहित्य की, पीयूष जी